हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दूरी, मापन एवं गति। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने खेलते हुए कई बार दूरी नापी होगी। बताइए कबड्डी के मैदान के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कैसे नापते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गुच्छी से गिल्ली की दूरी कैसे नापते हैं। कुएं की गहराई कैसे नापते हैं। अपनी स्वयं की लंबाई आप कैसे नापेंगे। बाजार में दुकानदार कपड़ा कैसे नापता है। अमीन खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे नापता है। अपने गांव के पास के शहर की दूरी को आप कैसे नापेंगे। दर्जी हमारे कपड़े की नाप कैसे लेते हैं। सभी चीज़ों की दूरी नापने के लिए अलग अलग पैमाना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिल्ली और डंडे की दूरी डंडे से नापी जाती है। उसी तरह दर्जी कपड़ा मापने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग पैमाने से अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ों की दूरी मापी जाती है। अब यहाँ पे है सबसे लंबा कौन है। क्रियाकलाप 1 है। दो विद्यार्थियों को पास पास खड़ा करके आप उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। लंबाई की तुलना चित्र 12.2 को देखते हुए आप अपने मित्रों के साथ कीजिए। यहाँ पर दो बच्चों की लंबाई बित्ते से मापी जा रही है। अब है किसका कमरा लंबा। करीम और गोलू अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक दिन दोनों इस बात पर उलझ गए कि किसकी कक्षा ज़्यादा लंबी है। तो बताएं कि पिछले प्रयोग की तरह क्या करीम और शबाना अपनी अपनी कक्षाओं को पास पास रखकर उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। तो कमरों को पास पास नहीं रखा जा सकता है, तो इसको या तो कदम से नापा जाएगा या फिर किसी और पैमाने से नापा जाएगा। तो यहाँ पे है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अतुल सामान्य ढंग से चलते हुए पहले पता करे कि करीम की कक्षा के कमरे की लंबाई कितने कदम है। फिर वह इसी तरह शबाना की कक्षा की लंबाई नापकर पता करे कि उसकी कक्षा की लंबाई कितनी है। तो इस तरह दोनों कक्षाओं की लंबाइयाँ इस प्रकार निकली। अतुल के कदमों से करीम की कक्षा की लंबाई 23 कदम और शबाना की कक्षा की लंबाई 20 कदम है। तो यहाँ पर कमरे की लंबाई को मापा गया कदमों के द्वारा। बताएं किसकी कक्षा लंबी है। दोनों दोस्तों ने कक्षाओं की लंबाई की तुलना कैसे की। तो यहाँ पे करीम की कक्षा की लंबाई 23 कदम है और शबाना की कक्षा की लंबाई 20 कदम। तो करीम की कक्षा ज़्यादा लंबी है। जब दो वस्तुएं पास पास नहीं लाई जा सकती तब हम उनकी लंबाई की तुलना एक तीसरी वस्तु या पैमाने की सहायता से करते हैं। हम यह देखते हैं कि दोनों वस्तुएं इस तीसरी वस्तु की कितनी इकाइयों में है। इस प्रयोग में वह तीसरी वस्तु यानी पैमाना अतुल का कदम था। कदम की जगह गोलू और करीम किसी और तरीके या वस्तु का उपयोग भी कर सकते थे, जैसे अपना बित्ता, हाथ, रस्सी का टुकड़ा, डंडा, पैमाना इत्यादि। पैमाने की कहानी को पढ़ते हैं हम लोग। बात बहुत पुरानी है, आज से कई 100 साल पुरानी। तब सब लोग अपने बित्ते, कदम और पंजे से ही लंबाइयाँ मापते थे। ऊंचे कद का एक आदमी दुकान पर कमीज का कपड़ा लेने गया। उसने कपड़े के व्यापारी से 2 पसेरी गेहूं के बदले 3.5 हाथ कपड़ा मांगा। दुकानदार ने अपने पहले हाथ से पहले तो 3 हाथ कपड़ा नाप दिया, फिर उसने अंदाज से आधा हाथ कपड़ा और नाप दिया। उस लंबे आदमी को लगा कि दुकानदार ने नापने में बेईमानी की है। जब उसने अपने हाथ से नापा तो कपड़ा 3 हाथ से भी कम निकला। दुकानदार और ग्राहक के बीच बड़े बाजार में झगड़ा हो गया। किसके हाथ से कपड़ा नापा जाए, आधा या चौथाई हाथ कपड़ा कैसे नापा जाए। दुनिया के कोने कोने में आए दिन इस बात पर झगड़े होते रहते थे। कहीं खेत की लंबाई को लेकर, कहीं रस्सी की लंबाई को लेकर, कहीं किसी और नाप को लेकर। अंत में लोगों ने तय किया कि एक निश्चित दूरी का पैमाना बना लिया जाए, उसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। सब लोग लंबाइयाँ और दूरी इसी पैमाने से नापे। इस पैमाने के बराबर लंबाई के ही लकड़ी या धातु के पैमाने भी बना लिए गए। उन्होंने लकड़ी या धातु के पैमाने ही क्यों बनाए, कपड़े या रबर के क्यों नहीं, आपस में चर्चा करके बताइए। तो पहले जब किसी भी चीज़ को नापने में झगड़ा होने लगता था तो उन्हीं ज़रूरतों को देखकर पैमाने का आविष्कार किया गया। लोगों ने क्या किया, लकड़ी या फिर किसी और धातु के पैमाने बनाए जिससे किसी और चीज़ की लंबाई नापी जा सके। और लकड़ी या फिर किसी और धातु के पैमाने, धातु मतलब लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि के पैमाने इसलिए बनाए गए क्योंकि इन चीज़ों के पैमाने
सिकुड़ेंगे नहीं और हमेशा सीधा रहेंगे, तो उससे लंबाई अच्छे से मापी जा सकेगी। इसलिए कपड़े या फिर रबड़ के पैमाने नहीं बनाए जाते थे। एक जगह पर लोगों ने अपने राजा की नाक से उसके हाथ के बीच की उंगली के छोर तक की लंबाई को 1 गज माना। 1 गज के 3 छोटे टुकड़े किए और उन्हें फुट कहा। 1 गज के 3 छोटे टुकड़े को फुट कहा गया। हर एक फुट के 12 भाग किए और हर भाग को 1 इंच कहा गया। इंच के और छोटे हिस्से किए। 220 गज का 1 फरलांग माना और 8 फरलांग को 1 मील। यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद रखना है। 220 गज का 1 फरलांग और 8 फरलांग को 1 मील माना जाता है। दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने अलग अलग पैमाने तय किए। इससे लोगों को कुछ सहूलियत हुई। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग पैमानों से दूरी मापी जाती थी या फिर किसी और चीज़ की लंबाई मापी जाती थी। बस एक दिक्कत बाकी रह गई। कई देशों का पैमाना दूसरे देशों के पैमाने से भिन्न होता था, यानी कि अलग होता था। इससे देशों के बीच व्यापार में काफ़ी असुविधा होती थी और झगड़े की आशंका भी बनी रहती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना बनाया गया। अगर 2 देशों के बीच किसी दूरी को मापना है, किसी भी चीज़ को मापना है, तो उसी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से मापा जाए ताकि दोनों देशों के बीच झगड़ा ना हो। अतः यह तय किया गया कि फ्रांस नामक देश में रखी विशेष धातु की एक छड़ की लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा। 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए गए और उन्हें सेंटीमीटर कहा गया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटकर उन्हें मिलीमीटर कहा गया। 1 सेंटीमीटर को क्या किया गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। वैसे तो अभी भी अलग अलग जगहों पर नापने की अलग अलग इकाइयाँ प्रचलित हैं, पर मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि SI माना जाता है। मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना जाता है। आपका पैमाना। अपने ज्यामिति बॉक्स पैमाने को ध्यान से देखिए। उस पर लंबाई नापने के निशान बने हैं। पैमाने पर लिखे अंक सेंटीमीटर की माप है। हर 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा है। सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर यानी मी कहलाता है। एक पैमाना खुद बनाएं। क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है पैमाना बनाने के लिए। 12.6 में दिखाए गए 15 सेंटीमीटर के पैमाने को ध्यान से देखिए। ये एक स्केल है, ठीक है। और 0 से 1 तक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन है, इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने भाग किए गए हैं। तो 1 सेंटीमीटर के 10 भाग किए गए हैं। फिर है, इस एक छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो इस एक छोटे भाग को यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ये छोटा छोटा भाग है, इस एक भाग को कहा जाएगा मिलीमीटर। आपके द्वारा बनाए गए पैमाने में हर छोटा भाग कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लड़की ने बनाया है एक पैमाना, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हम मान सकते हैं कि इसका जो पैमाना है, इसका जो छोटा भाग है, इसका छोटा भाग 2 मिलीमीटर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मिलीमीटर। किसी पैमाने से कम मापे जा सकने वाली दूरी को उस पैमाने का अल्पतम माप कहते हैं। किसी पैमाने को इस्तेमाल करने से पहले उसकी अल्पतम माप जरूर पता कर लेनी चाहिए। अल्पतम मतलब होता है न्यूनतम या फिर सबसे कम माप, यानी किसी पैमाने से कम, यहाँ पे है कम से कम यानी अल्पतम। कम से कम मापी जा सकने वाली दूरी को उस पैमाने की अल्पतम माप कहते हैं। 1 मीटर कितना बड़ा। 1 मीटर के पैमाने की छड़ या फीता को देखिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं। तब 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, ज्ञात कीजिए।
1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 10 को हम 100 से गुना करेंगे, 10 गुना 100 तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब निकालना है हमें कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। 1 मीटर का 1000वां भाग है, 1 मीटर का 1000वां भाग हुआ 1000 मिलीमीटर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर में हम 1000 से भाग देंगे, 1/1000 करेंगे, ठीक। 1/1000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.001। तो 1 मीटर में हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है, तो इसका आंसर आप अपने लंबाई के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने अनुसार लिखेंगे हाँ, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपकी लंबाई है 4 फीट अगर आपकी लंबाई है तो मीटर के हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होगा 122 मीटर। 4 फीट अगर आपकी लंबाई है तो 122 मीटर आपका पूरा लंबाई है। अगर 5 फीट आपकी लंबाई है तो यहाँ पे होगा 152 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से 1 मीटर से लंबाई अधिक है 4 और 5 फीट वालों के लिए। तो आप अपनी लंबाई के अनुसार यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं कि आपकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है या फिर कम है। तो 1 किलोमीटर कितना बड़ा, किलो का मतलब होता है 1000, जैसे 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। इसी तरह 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अगर पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो 1000 मीटर होता है। कुछ अन्य इकाइयाँ भी प्रचलित हैं, यहाँ पर कुछ इकाइयाँ दी गई है, जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 गज में 3 फीट, 1 फुट में 12 इंच। पैमाना से मापने का सही तरीका बताया गया है यहाँ पे। जिस चीज़ से लंबाई मापनी हो उसके साथ पैमाने को समानांतर रखिए। समानांतर का मतलब होता है बराबर, इस तरह से रखना है। फिर वस्तु के दोनों छोरों के बीच कितने सेंटीमीटर हैं यह पैमाने से गिन लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में एक माचिस की तीली रखी गई, एकदम समानांतर रखी गई है। एक माचिस की तीली को रखकर मापा जा रहा है। 15 सेंटीमीटर स्केल पर माचिस की तीली की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माचिस की तीली की लंबाई है 3.7 सेंटीमीटर। ये स्केल 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पूरा 15 सेंटीमीटर का स्केल है और इस माचिस की तीली की लंबाई है 3.7 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब चित्र में गिनकर बताइए कि माचिस की तीली की लंबाई कितने मिलीमीटर है। तो वस्तु के दोनों सिरों के बीच कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर हैं। तो चित्र में माचिस की तीली की लंबाई 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर है। आलपिन की लंबाई मापकर सेंटीमीटर की इकाई में लिखिए। किसी भी लंबाई के साथ उसकी इकाई लिखना ना भूलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की लंबाई लिख रहे हैं तो उसकी इकाई लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि आप इकाई नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वालों को कैसे पता चलेगा कि दूरी सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है या मीटर या अन्य इकाई में है। तो इसलिए इकाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल की लंबाई, अगर सिर्फ यहाँ पे 3.7 लिख के ही छोड़ देते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो इससे हमें पता नहीं चलता कि माचिस की तीली की लंबाई मीटर में है, सेंटीमीटर में है या फिर मिलीमीटर में। तो इसलिए इकाई इसी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 3.7 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, इकाई है, इस माप का इकाई है सेंटीमीटर। तो इकाई लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे हर बार खाने गिनने के बजाय इसका एक सरल तरीका भी है।
चित्र 12.8 में पेंसिल का एक छोर 4.0 सेंटीमीटर के निशान पर है और दूसरा छोर 9.8 सेंटीमीटर के निशान पर। इसलिए पेंसिल की लंबाई को निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, 9.8 सेंटीमीटर में से 4.0 को माइनस कर दिया गया है। तो इसका लंबाई निकल गया, पेंसिल की लंबाई निकल गई 5.8 सेंटीमीटर। हर बार हमें किसी भी चीज़ की लंबाई को निकालने के लिए उसके खानों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चाहें तो खाने गिनकर इसकी जांच कर सकते हैं, आप चाहें तो उस खाने को गिनकर भी उसकी जांच कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक रूल है जिस तरह से आप पेंसिल की लंबाई या फिर किसी भी चीज़ की लंबाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि खाने गिनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट नियम है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं लंबाई, या फिर आप खानों को गिन सकते हैं। इसके बाद है पैमाने के शुरू और आखिरी छोरों पर थोड़ी दूरी तक निशान नहीं होते हैं। जहाँ से पैमाने का 0 निशान शुरू होता है वहीं से मापना शुरू करें। यदि आपका पैमाना टूटा है या किसी और कारण से उस पर 0 का निशान नहीं है तो भी आप पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही तरीका वही है जो आपने अभी पेंसिल की लंबाई निकालने के लिए इस्तेमाल किया। मान लीजिए कि आपका पैमाना सही नहीं है तो आप इस मेथड से उस चीज़ की लंबाई निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 12.7 में माचिस की तीली की लंबाई कितनी है। 12.8 में 12.8 की तरह रिफिल की लंबाई मापकर कॉपी में लिखें। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। आगे है गलतियाँ पकड़ें। श्यामा और सायरा ने 12.9 वाली पत्ती की लंबाई को मापा। एक पत्ती है जिसकी लंबाई को यहाँ पे मापा गया है एक स्केल से। श्यामा ने उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर लिखी, सायरा ने अपना उत्तर 5 लिखा, यानी 5 सेंटीमीटर। बताएं श्यामा ने मापने में क्या गलती की। सायरा की माप गलत है या सही। श्यामा की माप गलत है। श्यामा की माप गलत है क्योंकि उसने अपने उत्तर में क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर, जबकि इस पत्ते की लंबाई आप देख सकते हैं, इस पत्ते की लंबाई यहाँ पे कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी। और इसने 6 सेंटीमीटर इसलिए लिखी क्योंकि इसने श्यामा ने यहाँ से इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम किसी भी चीज़ को मापेंगे तो यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन पत्ते को यहाँ से मापा गया है तो इसलिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए सायरा की माप सही है। पत्ती की सही माप क्या है, तो इसका सही माप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। भोलू ने पैमाने से ब्लेड की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और कील की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर नापी। बताएं उसने क्या गलती की। की लंबाई उसने मापी 4.2 सेंटीमीटर और कील की लंबाई मापी 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गलती ये है कि हमें माप जो है यहाँ से शुरू करना चाहिए, जहाँ से 0 लिखा हुआ होता है यहाँ से हमें माप शुरू करनी चाहिए, जबकि इसने 0 के इस तरफ से माप शुरू किया है। उसी तरह इसने कील में भी किया है, कील की माप भी उसने उसी तरह से की है। यहाँ से जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहाँ से उसने माप को शुरू किया है। पेंसिल की लंबाई क पैमाने से पढ़कर बताएं। पेंसिल की लंबाई ख पैमाने से भी पढ़ें। तो यहाँ पे पेंसिल की लंबाई मापी जा रही है। अगर आप पेंसिल को मापने के लिए या फिर किसी भी सरल रेखा को मापने के लिए अगर आप इस तरह से स्केल रखेंगे तो आप सही लंबाई नहीं माप सकेंगे। तो आपने सीखा कि जिस वस्तु की लंबाई नापनी हो उसे पैमाने के समानांतर रखना चाहिए। यदि पैमाना तिरछा रखा हो, जैसा कि चित्र 12.11 क में रखा है, तो दूरी मापने में गलती हो जाती है। सही माप के लिए क, ख और ग में से कौन सी जगह ठीक है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सही माप के लिए वस्तु, पैमाने और आँख की स्थितियाँ अपना अपना महत्व है। आँख की स्थितियों का अपना अपना महत्व है। आइए अब दूरी मापने का अभ्यास करें। तो अभी तक हमने देखा वस्तुओं को मापने का तरीका। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में दूरियों के मापन का अभ्यास करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।